स्वागत है आपका टारगेट विद आंसर क्लास में। मैं प्रकाश सर उपस्थित हूँ फिर से एक बार पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ठीक है, और आज हम लोग इस सेशन में जल वाटर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। कल हम लोगों ने इस टॉपिक के अंतर्गत डेस्क्रिप्टिव पढ़ा था। ठीक है, इस टॉपिक को हमने डेस्क्रिप्टिव पढ़ा था और आज हम इससे संबंधित प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बता दें। और लगभग 32 प्रश्न होंगे इस सेशन में, तो सभी लोग हमसे जुड़ जाएं, सभी लोग लाइव आ जाएं और हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ बिना किसी देरी करते हुए। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे और आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, बहुत ही बेस्ट सेशन होगा आपका, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप हमारे साथ बने रहें लास्ट तक और देखिए किस तरह आपको पढ़ने में मज़ा आता है। प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को देखेंगे और ये पार्ट नंबर 10 होगा, भाग 10 नंबर होगा। थीम्स हमारा है वाटर या जल, इसके अंतर्गत प्रश्नों को देखेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। जो भी प्रश्न हमारे मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी लगेंगे मुझे, वो मैं प्रश्नों को स्किप कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। मैं आपको आंसर बताते बताते फिर आगे बढ़ जाऊंगा, आपको उसका आंसर नहीं देना है। ठीक है, आपके लिए आंसर को स्किप कर दिया जाएगा, आप लोग उसका आंसर नहीं देंगे, मैं केवल उसका आंसर देके और आगे जल्दी से बढ़ जाऊंगा। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं और पीछे हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, तो आप लोग इजी प्रश्नों का आंसर नहीं देंगे और मैं बता के और आगे बढ़ जाऊंगा। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे, तो आप लोग सभी लोग हमसे जुड़ जाएं, सभी लोग आ जाएं और लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है, लास्ट तक हमारे साथ सभी दोस्त बने रहेंगे और वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर और आपने देख भी लिया है। जल जनित रोग है अतिसार, छोटी माता, रक्त अल्पता और मस्तिष्क ज्वर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं, जल जनित जो रोग है, आप अगर फास्ट कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करें। काफ़ी देर से आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहे हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा जल जनित रोग है अतिसार। ठीक है, इसमें से हमारे कुछ दोस्त पूछेंगे कि अतिसार क्या होता है, तो मैं बता दूं, अतिसार दस्त को बोलते हैं। अतिसार बोलते हैं दस्त को, जिसमें पतली दस्त लगातार होती रहती है, उसी को अतिसार बोला जाता है और ये जल जनित रोग होता है। छोटी माता ये चेचक को बोलते हैं। और चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो चेचक की टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। ठीक है, चेचक की टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। और एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, तो रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने और चेचक के टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। ठीक है, और पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक की टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने और रेबीज की टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, और रक्त अल्पता हमारा एनीमिया होता है। ठीक है, और एनीमिया को अगर सही करना है, एनीमिया रोग के लिए क्या आवश्यक है, तो हमें लौह की कमी हो जाती है और लौह को पूरा करने के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पर। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, भूमि से, हवा से, जल से, कोयले से। सभी लोग इसका आंसर जानते हैं। लगभग 3/4 जो भाग है वो जल से ढका हुआ है, पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, ए नगरीकरण, बी औद्योगिकरण, सी विश्व के तापमान में वृद्धि और 4 है अम्ल वर्षा। आंसर कर देंगे सभी लोग और मैं इसका राइट आंसर बता दूंगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये। विश्व
में जल संकट का प्रमुख कारण है। आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपके कंफ्यूजन को मैं दूर करता चलूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ए, नगरीकरण। बिल्कुल, विश्व में जल संकट का जो प्रमुख कारण है वो है नगरीकरण। मानव को अपने दैनिक कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है, जिससे जल प्रदूषण फैलता है। राइट आंसर नगरीकरण। चलते हैं प्रश्न नंबर 35 के तरफ। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है सीटेट का। क्वथन, जिसे बोलते हैं उबलना, और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? आंसर करेंगे आप लोग। क्वथन और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? ऑप्शन 1 है, क्वथन से द्रव्य का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव्य से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। और तीसरा है, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। चौथा है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं, क्वथन उबलना, ठीक है। और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? क्वथन से द्रव्य का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। बिल्कुल भी रॉन्ग आंसर है। क्यों नहीं? वाष्पीकरण में क्यों नहीं आयतन कम होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। क्वथन में द्रव्य से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है। द्रव्य से वाष्प में परिवर्तन हम देख पाते हैं, जबकि वाष्पीकरण में देखा नहीं जा सकता। बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। दोनों ही अवस्थाओं को हम लोग नहीं देख पाते। तीसरा है, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। बिल्कुल भी, क्वथन से जल की अवस्था भी बदलती है और वाष्पीकरण में भी जल की अवस्था बदलती है। और चौथा ऑप्शन है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि वाष्पीकरण है, आपको पता है कि वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर पे, जैसे नदियों का, समुद्र का, तालाब का जो भी पानी वो होता है, आपको देखने को मिलता है, वो एक कम टेम्परेचर में भी, कम तापमान में भी क्या होता है? वाष्पीकरण होता रहता है, ठीक है। कम तापमान में धीरे धीरे वाष्पीकरण होता है, ज़्यादा तापमान में तीव्र वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। क्वथन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पानी को उबलने के लिए मिनिमम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन के लिए मिनिमम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि ऑप्शन है 4, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है, या साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है। आप लोग फास्ट आंसर कर दे। 36 नंबर का आंसर करें आप लोग। 36 का सभी लोग आंसर करेंगे। और इसका राइट आंसर मैं बता दूं कि राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है। जबकि साधारण पानी का जो घनत्व होता है वो होता है 997 kg प्रति मिली क्यूब, ठीक है। जो साधारण पानी का घनत्व होता है 997 kg प्रति मिली क्यूब होता है। आप लोग याद रखेंगे, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। और इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, अशुद्ध पानी में जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, जो इसकी घनत्व को बढ़ा देता है, ठीक है। अशुद्ध पानी जो होता है, जो नमकीन पानी, खारा जल, इसमें क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक का रासायनिक सूत्र है, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। इसकी जो होती है मात्रा अधिक होती है, जो इसके घनत्व को बढ़ा देता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। संसार में अधिकतर ट्यूबवेल किस देश में है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत। मैंने कल ही आपको इसका आंसर बताया था गाइज, तो आप लोग इसका राइट आंसर कर दें। सभी दोस्त राइट आंसर करते इसका। और इसका राइट आंसर मैंने कल बताया था, इसका राइट आंसर है
ऑप्शन डी। संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? तो भारत में। आर्टेट में पूछा गया प्रश्न है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। BOD क्या है? BOD 5 क्या है? 5 यहाँ पे जुड़ गया है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड्स इन 5 मिनट्स। आप लोग आंसर कर देंगे फास्ट। उम्मीद है सभी लोग राइट आंसर करेंगे। और कभी कभी आपको बायोलॉजिकल भी मिल जाता है ऑप्शन में। बायोकेमिकल है, बायोलॉजिकल दोनों ही सही होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। और BOD की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा का मापन करने के लिए। ठीक है, जो BOD है वो जल में ऑक्सीजन की मात्रा का मापन करता है, जल की शुद्धता को ज्ञात करता है। याद रखेंगे BOD। और BOD 5 है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ। पानी में पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ का अंश का कारण बनता है। कैंसर, आँख से पानी गिरना, DNA विखंडन या उपरोक्त सभी। आंसर कर दें सभी लोग। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सभी लोग आंसर कर दें। और प्रश्न नंबर है 39। फास्ट आंसर करेंगे आप लोग। उम्मीद है सभी लोग सही आंसर करेंगे। और इसका राइट आंसर मैं बता दूं, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो कारण बनता है वो उपयुक्त सभी है। ठीक है, रेडियो सक्रिय पदार्थ के कारण कैंसर भी हो सकता है, पानी से आँख से पानी गिरना ये भी हो सकता है, और DNA विखंडन। बिल्कुल उपरोक्त सभी राइट आंसर इसका है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो दोस्त चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ। हमारा 40 नंबर प्रश्न है। 40 नंबर, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है? A हाइग्रोस्कोपिक लवण, B एनहाइड्रस लवण, C होता है हाइड्रोफिलिक लवण, या D हाइड्रोफोबिक लवण। 40 नंबर आप लोग सभी लोग आंसर करेंगे फास्ट। सभी दोस्त हमारे आंसर करेंगे 40 नंबर का। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, और मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो सके। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है जी हाँ, ऑप्शन A हाइड्रोस्कोपिक लवण। और आपके दिमाग में चल रहा होगा ये क्वेश्चन, जरूर पूछने की इच्छा आपको हो रही होगी कि हाइड्रोस्कोपिक लवण ये नई बला कौन सी आ गई। तो मैं इसका राइट आंसर मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको कर देता हूँ। हाइड्रोस्कोपिक लवण क्या होता है? हाइड्रोस्कोपिक किसी पदार्थ में, ठीक है, किसी पदार्थ को अपने चारों तरफ के वातावरण से जल के अणुओं को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है हाइड्रोस्कोपिक लवण। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। हाइड्रोस्कोपिक किसी पदार्थ की अपने चारों तरफ के वातावरण से जल के अणुओं को आकर्षित करने की क्षमता है। ठीक है, और इसके जो उदाहरण है वो है शक्कर, शहद, आयोडीन, एथेनॉल, मेथेनॉल इत्यादि प्रकार के होते हैं ये। ठीक है, इसके उदाहरण इत्यादि प्रकार के होते हैं। शक्कर, शहद, आयोडीन, एथेनॉल, मेथेनॉल बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी पदार्थ की अपने चारों तरफ के वातावरण से जल के अणुओं को आकर्षित करने की क्षमता होती है। चलते प्रश्न नंबर 41 की तरफ। कोई आपको ऐसे नहीं समझाएगा, आप देख लेंगे। और सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत समुदाय कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाली 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? A कैनेप्स रिडले, B लांगरहेड, C ऑलिव रिडले, D फ्लैट बैक। और आपके दिमाग में भी, कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये कच्छप क्या होते हैं, सामुद्रिक कच्छप। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
इच्छा जागृत हो रही होगी सामुद्रिक कच्छप के बारे में जानने के लिए, तो मैं बता दूं सामुद्रिक कच्छप क्या होते हैं। कछुए को ही कच्छप बोला जाता है। कछुए जो होते हैं, कछुआ तो जानते होंगे आप लोग, कछुए या ऐसे भी लिखते हैं कछुए, ठीक है, जैसे आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। कछुए को ही सामुद्रिक कच्छप या कच्छप बोला जाता है। और मैं इसका राइट आंसर बता दूं, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले भी देख चुके हैं, पीछे डिस्क्रिप्टिव में आप लोग देखे होंगे। ऑप्शन सी इज राइट, ऑलिव रिडले। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इनकी विशेषता क्या होती है, ठीक है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के गर्म जलधारा में इनका जो मूल स्थान है पाया जाता है। जो ऑलिव रिडले हैं, इनका जो मूल स्थान होता है वो प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में पाया जाता है, लेकिन ये ठंड के दिनों में उड़ीसा के तट पर, ठीक है, जाड़ों में हर साल अंडे देने के लिए आते हैं, ठीक है। ये ठंड के दिनों में उड़ीसा के तट पर, उड़ीसा के, एक मिनट, उड़ीसा के तट पर हर साल अंडे देने के लिए आते हैं, आपको याद होना चाहिए। और ये दुनिया के सबसे छोटे समुद्री कछुए हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। कितनी चीज़ आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है जूनियर एग्जाम के लिए भी। प्रशांत और अटलांटिक गर्म जलधारा में इनका मूल स्थान है, और ये दुनिया के सबसे छोटे समुद्री कछुए हैं, और उड़ीसा के तट पर ये अंडे देने के लिए जाड़ों के दिनों में ही आते हैं। और ये संकटाग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में शामिल है, ठीक है, संकटाग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में शामिल है ये। चलते हैं 42 नंबर प्रश्न का। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। एक बार कमेंट कर देगा समझ में आ रहा होगा तो। मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से आपको बेटर एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, जितना बेटर हो सकता है उतना बेटर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और हर दिन कुछ ना कुछ मैं चाहता हूँ कि आपके लिए कुछ नया आपको प्रोवाइड करूँ, कुछ इम्प्रूव करूँ, और मैं कोशिश करता हूँ यही कि आपको कुछ नई नई नॉलेज देता रहूँ। आपको जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है या कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ तो उससे मैं ऐड करके, कोरिलेट करके नई नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फास्ट आंसर कर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है महासागरों में जल स्तर वृद्धि का जो प्रमुख कारण है वो है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, ठीक है, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। आपको पता है कि दो तरह की गर्म जलधाराएं पाई जाती है। ये है हमारा विषुवत रेखा, ठीक है, ये है हमारा कर्क रेखा, और ये है आर्कटिक रेखा, ये है मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा। यह जब विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो गर्म जलधारा से हम ठंडी जलधारा की ओर प्रवेश करते हैं, और हम विषुवत रेखा से इधर जाते हैं अटलांटिक महासागर की तरफ, तब भी हम गर्म जलधारा से ठंडी जलधारा की तरफ प्रवेश करते हैं। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 23.5 या 23 1/2, और ये होता है 66, 66.5, और नीचे ऐसे ही क्रम हमारा चलता रहता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। इसके बारे में आप लोग कहेंगे तो मैं एक्सप्लेन करके अच्छे से पूरा वीडियो बना दूंगा इस पर, ठीक है, बहुत अच्छे से मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके बता दूंगा। आपको याद होना चाहिए कि इसमें जैसे ऐसे यहाँ पे डिवाइड किया गया, वृक्षों को भी डिवाइड किया गया था, हमारे वनों को डिवाइड किया गया है। आप लोग याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे पाए जाते हैं हमारे विषुवत रेखीय वन, ठीक है, विषुवत रेखा पे विषुवत रेखीय वन, फिर शीतोष्ण, इसके बाद से आएगा क्या आएगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे आप लोग कमेंट करके। कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वन को ही बोलते हैं सदाबहार वन, ठीक है, जिसमें सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं और भी बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा, और जहाँ पे जैव विविधता का मुख्य कारण क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेचर भी अधिक हो
और वर्षा भी ज़्यादा हो, वहाँ पे जैव विविधता अधिक होगी। ठीक है, जहाँ पे एक तो टेम्परेचर होगा, तापमान ज़्यादा होगा और वर्षा अधिक होगी, वहाँ पे क्या होगा, जैव विविधता कभी भी अधिक होगी। तो ये जो हमारे सदाबहार वन होते हैं, यहाँ पे हमेशा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और हमेशा यहाँ पे वर्षा होती रहती है। ठीक है, वर्षा भी होती रहती है और टेम्परेचर भी हाई होता है विषुवत रेखा पे, इसलिए यहाँ पे जो पेड़ होते हैं अपनी पत्तियाँ कभी भी नहीं गिराते, तो ये सदाबहार वन कहलाते हैं। इसके बाद से आते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, ये सदाबहार वन के विषुवतरेखीय वन के बाद आते हैं उष्णकटिबंधीय वन, उसके जो कहलाते हैं हमारे भारत के क्षेत्र में कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, नीचे से साउथ की तरफ से। फिर ऊपर जैसे ही जाएंगे हम लोग, फिर आपको शीतोष्ण वन मिलेंगे और टैगा वन मिलेंगे। इस प्रकार के वनों को डिवाइड किया, ज्वारी वन है, पर्वतीय वन है, कई प्रकार के वनों को डिवाइड किया गया है। आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, और इसका राइट आंसर आपको पता ही है, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ का पिघलना जल स्तर वृद्धि का कारण है। चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की तरफ। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश भाग पर आवृत जो है, लगभग 3/4 भाग, 1/2 भाग, 1/4 भाग, 2/3 भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज 3/4 भाग, लगभग 71%। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। पानी के साथ प्रयोग करते हुए, बहुत ही थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इस तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, ऑप्शन है लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है, और बी है स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। और तीसरा ऑप्शन है लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। चौथा है लोहा पानी की तुलना में भारी है, जबकि स्टील पानी की तुलना में हल्का है। और इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर बिल्कुल 3 नहीं 2 है। 2 इज राइट। स्टील की कटोरी पर जो लगने वाला बल है उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में जो हमारे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वो है, कौन है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक? कमेंट करके बताएं आप लोग, कमेंट करके बताएं, फास्ट कमेंट करके बताएं आप लोग। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अब्राहम मैस्लो। बिल्कुल, अब्राहम मैस्लो का मानना है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो 9/10 भाग अचेतन मन होता है। उन्होंने 3 प्रकार के मस्तिष्क के प्रकार को बताया, मन के प्रकार को। एक होता है अचेतन मन, दूसरा होता है अर्धचेतन मन और तीसरा होता है चेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड होता है। और तीनों का संबंध किससे होता है? ईद से, ईगो से और सुपर ईगो से। ठीक है, ये होता है अहम, ये होता है इदम, सॉरी, ये होता है इदम, ये होता है अहम और ये होता है परा अहम। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि मैस्लो है, तो आप लोगों ने मैस्लो मान लिया। सिगमंड फ्रायड है इस सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक है, सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड है इस सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक है, और जो अब्राहम मैस्लो है उन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आवश्यकता का सिद्धांत दिया, उसमें 5 प्रकार थे। एक प्रकार था कि सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले मनुष्य को आवश्यकता होती है भोजन की।
ठीक है, भोजन की आवश्यकता होती है, उसके बाद से उसे समाज की आवश्यकता पड़ती है, परिवार की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, फिर इज्जत की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से उन्होंने 5 प्रकार बताए हैं और मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे आ गया है ये प्रश्न, इसे थोड़ा सा को रिलेट करके मैं बता दूं। सिगमंड फ्राइड ने 3 प्रकार के मन दिए थे। एक दिए थे अचेतन मन, और दूसरा अचेतन मन, तीसरा चेतन मन। इसका संबंध था ईद, ईगो और सुपर ईगो से। ईद, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। इसमें क्या था, इदम, अहम और पराहम। तो इदम जो होता है, जिसका संबंध होता है अचेतन मन से, ये मनुष्य का मस्तिष्क का 9/10 भाग होता है। मतलब जो अचेतन मन होता है वो मनुष्य के मस्तिष्क का 90% होता है, जिसमें चीज़ें हम भूल जाते हैं, ठीक है, वो अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। कुछ हम पढ़ाई करते हैं 90% भाग हमारा अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और 10% चीज़ें हमें याद रहती हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं उसी को बोलते हैं चेतन मन, जो याद रहती हैं। जो नहीं याद रहती हैं वो होता है अर्ध चेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो सिगमंड फ्राइड जी ने दिया था। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई वस्तु है, उसका 1/10 भाग पानी पे तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, 9/10 भाग पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्राइड जी। और इनका मानना है कि मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे जाते हैं, ठीक है, और किसी वस्तु को देखते हैं। मैं अचेतन मन के बारे में बात करूं, जो 90% हिस्सा मनुष्य का होता है। किसी दुकान पे जाते हैं और किसी वस्तु को देखते हैं और कहते हैं कि वस्तु हमें चुरा लेनी चाहिए। ये कहता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, ये चीज़ हमें चुरा लेनी चाहिए। आपको कुछ चीज़ें पसंद आती है, मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप सोचते हैं कि ये चीज़ें हमें चुरा लेनी चाहिए। ये अनकॉन्शियस माइंड होता है। फिर हमारा जो बीच का होता है अर्धचेतन मन, ठीक है, जिसका संबंध होता है ईगो से, वो कहता है नहीं, अभी यहाँ शॉपकीपर यहाँ पे है, वो अगर कहीं जाता है तो फिर इस सामान को हम चुरा सकते हैं। मतलब वो दोनों को, चेतन मन को और अचेतन मन को तालमेल बिठाने का कार्य करता है। वो कहता है अचेतन में नहीं, अभी दुकानदार यहाँ पे है, वो जैसे यहाँ पे चला जाता है हम इस सामान को चुरा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए दुकानदार चला गया, थोड़ी देर में चेतन मन हमारा एक्टिव हो जाता है। वो कहता है नहीं, सामान चुराना अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है, हम सामान को नहीं चुरा सकते, ठीक है। जो बीच वाला होता है अर्धचेतन मन, ये दोनों को तालमेल बिठाने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो जो हमारी अच्छी चीज़ें होती हैं वो होती हैं चेतन मन में, जो बुरी चीज़ें होती हैं वो होती हैं अचेतन मन में। बीच वाला जो हिस्सा होता है वो 0% होता है, दोनों को क्या करता है, संबंध बनाए रखता है दोनों से। तो आपको मुझे यकीन है कि समझ में आ गया होगा। और बेटर और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए जब हम आपको पढ़ाएंगे साइकोलॉजी, तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है गाइज। चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। आपको साइकोलॉजी में इसमें पढ़ाने लगा EVS में, इसलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ा। रेखा की माँ रिक्त स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ऑप्शन है पानी को रंग रहित करने के लिए, हल्के निलंबित अपद्रव को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तन के लिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। आंसर कर दें आप लोग। 45 का आंसर सभी लोग कर देंगे और 45 का राइट आंसर हो जाएगा, बताइए 45 का राइट आंसर क्या होगा? 40 कमेंट करिए फास्ट, आप लोग कमेंट कर दीजिए फास्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 2, हल्के निलंबित अपद्रव को अवसादित करने के लिए, ठीक है। रेखा की माँ तालाब से पानी लेकर आने के बाद उसमें फिटकरी डाल कर रखती है, जिससे जल स्थिर होने पर उसमें घुली हुई अशुद्धियाँ निलंबित होकर नीचे बैठ जाती हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवसादन कहलाती है। पानी में मौजूद
मौजूद को खत्म करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है गाइज, आपको पता है, मैंने पीछे डिस्कस किया था। जबकि कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए इसे उबालते हैं या फिर चूना जल मिलाते हैं। कठोर जल को मृदु जल मिलाने के लिए क्या करते हैं गाइज? तो चूना जल का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 46 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा पंप रखा जाता है। ए, पानी को साफ करने के लिए। बी, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध करने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, या मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए। फास्ट आंसर करेंगे आप लोग। और मैं इसका राइट आंसर बता दूं कि मछली घर में हवा पंप रखा जाता है क्योंकि अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोल दिया जाए जिससे मछलियाँ जीवित रह सके। एक्वेरियम को मैं फिर से बता दूं कि सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम, और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजी टेंसलर ने 1935 में, और इकोलॉजी पारिस्थितिकी का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। चलते हैं प्रश्न नंबर 47 की तरफ। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, एटीपी, एसटीपी, बीओडी और डब्ल्यूपीएल। और इसका राइट आंसर है, पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है बीओडी से, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो पानी की शुद्धता को मापता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। एटीपी क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैं लिख देता हूं, आप लोग देख लेंगे। एटीपी का फुल फॉर्म एनेडो एनोसाइन, ठीक है, एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है। एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म, याद रखेंगे। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की तरफ। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट। और इसका आंसर मैं पीछे डिस्क्रिप्टिव जब मैं आपको पढ़ा रहा था कल, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें आपको देखने को जरूर मिला होगा। मैंने 2 ऑप्शन भी वहाँ पे बोले थे, मुझे अच्छी तरीके से आते हैं। एक बोला था मैंने सिल्वर आयोडाइड और एक बोला था सिल्वर ब्रोमाइड। ब्रोमाइड का तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सिल्वर आयोडाइड है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का 3, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। मेघ विजन के लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त होता है सिल्वर आयोडाइड। चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, और इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, डोनाल्ड रॉस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगोर मेंडल और जॉर्ज मिस्ट्रल। फर्स्ट आंसर कर दें। ग्रेगोर मेंडल के बारे में बता दूं, आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं, और इस सफ़ेद मटर के पौधों और चूहों पर इन्होंने प्रयोग किया था, आप लोग याद रखेंगे। और इसका राइट आंसर है डोनाल्ड रॉस। इनको 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की तरफ। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है, जो ज़्यादा समझाने वाला नहीं है उसको मैं फास्ट चलता हूँ। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता, नदियों को जोड़ना या मंदिरों का जीर्णोद्धार। आंसर कर दें, फास्ट आंसर कर दें। इसका राइट आंसर है 50 का 2, गंगा की स्वच्छता। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड स्टेट से संबंधित है ये। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ की जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 51 की तरफ। मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, या मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। और 51 का मैं बता दूं, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ना, ठीक है, क्योंकि
मिनीमाता जो है जापान का एक शहर है। यहाँ पे मछलियों में पारा की अधिकता हो जाने के कारण जो लोग मछलियों का सेवन किए उन्हें मिनीमाता रोग हो गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की तरफ। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? ये भी हम लोग देखे थे, किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन इज राइट, कौन सा है? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है हमारे उद्धव ठाकरे जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 53, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? पारंपरिक फसलों को उगाया जाना, धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना, पताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना और औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का 3, पताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। ठीक है, कुओं का जब निर्माण होगा तो भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाया जा सकता है, क्योंकि जब बरसात होगी तो बरसात का पानी कहीं ना कहीं कुओं के माध्यम से इकट्ठा होगा, तालाब के माध्यम से एकत्रित होगा, और जब एकत्रित होगा तो जो भूमि का जल स्तर है वो बढ़ जाएगा। चलते हैं 54 की तरफ। मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो कभी सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। इसका राइट आंसर है ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। ठीक है, अब इसका राइट आंसर जानते हैं। 54 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। ठीक है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है। और आप लोगों को मैं बताया था कि इसमें कितनी मात्रा पाई जाती है खारे जल की, कितना प्रतिशत पाया जाता है पर लीटर में, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं 55 की तरफ। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस? आंसर कर दें। इसका राइट आंसर है टाइफाइड। टाइफाइड जो होती है जल पीने से फैलती है, दूषित जल पीने से यह बीमारी फैलती है। आप लोग याद रखेंगे, सभी लोग जानते हैं एनीमिया लौह की कमी के कारण होता है, जिसे रक्त अल्पता भी बोलते हैं, और एड्स जो है विषाणु जनित रोग है। ठीक है, और टिटनेस के बारे में सभी जानते ही हैं। प्रश्न नंबर 56 की तरफ। एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, एक समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं। 56 आप लोग सभी लोग आंसर कर दें फास्ट, सभी लोग 56 आंसर कर दें। 56 का सभी लोग आंसर करेंगे, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक समान रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी एक समान। एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया तो जल का स्तर एक समान ही रहेगा। ठीक है, पानी में नमक घोलने के बाद उसका घनत्व तो बढ़ जाएगा, किंतु क्या होगा? आयतन ज्यों का त्यों बना रहेगा। अतः जल का स्तर एक चुटकी नमक घोलने पर भी एक समान रहेगा। और एक जगह आर्सेनिक शब्द आया था, मैं बता दूं थोड़ा सा आर्सेनिक से क्या होता है। आर्सेनिक, ठीक है, ये राइट आंसर नहीं था लेकिन ऑप्शन में था, तो आर्सेनिक के बारे में मुझे बताना था कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं भूल गया, अभी मुझे याद आया है। तो आर्सेनिक से मैं बता दूं, आर्सेनिक से क्या होता है, कौन कौन सा रोग होता है? त्वचा का फटना, ठीक है, और केराकोइस रोग, त्वचा का कैंसर आर्सेनिक से होता है। त्वचा का फटना, केराकोइस रोग और त्वचा का कैंसर, आर्सेनिक की मात्रा जो बढ़ जाती है तो ये होता है। और ये गंगा नदी में काफ़ी, कानपुर से और फतेहपुर तक गंगा नदी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आर्सेनिक पाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं
57 की तरफ निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। सभी लोग इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर है मलेरिया, जिसके परजीवी या जिसका खोज किया था कि हाँ मलेरिया से, मच्छर काटने से मलेरिया होती है, तो ये रोनाल्ड रॉस थे। इन्हें 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह बीमारी मच्छर के काटने से होती है, लेकिन मच्छर फैलते कैसे हैं, तो ये बढ़ते कैसे हैं? तो रुके हुए बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से होती है। अगर 7 दिनों तक हम पानी चेंज नहीं करते हैं या 7 दिनों से अधिक दिन तक पानी एक जगह रुका होता है, तो उसमें मच्छर, मलेरिया के जो मच्छर होते हैं उत्पन्न होने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गमले में या कूलर में आपके पास जो भी पानी अधिक दिन तक, जैसे जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि ऊपर बहुत सारे लोग कूड़ा कचरा डालते हैं और बारिश होती है, जैसे टायर वगैरह फेंक देते हैं, उसमें पानी भर जाता है और ये मच्छर उनमें पनप जाते हैं, जिसके कारण मलेरिया उनमें सर्वाधिक पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की तरफ। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, मैं देख लीजिए 2 ऑप्शन। पेड़ों, कुएं तथा उसके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। या तीसरा है इसमें, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। ऑप्शंस हमारे सामने 1 और 2 दोनों सही है, केवल 2, 3 सही है, केवल 1 सही है या केवल 2 सही है। इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है 1 और 2 दोनों सही है। पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। लेकिन जो तीसरा हमारा ऑप्शन है वो है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज भी ग्रामीण शहरों में प्रत्येक व्यक्तियों के घर में नल नहीं है। ठीक है, आपको पता है, और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में तो और भी ज़्यादा नहीं। चलते हैं प्रश्न नंबर 59 की तरफ। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है, इसको भी हम लोग डिस्कस किए हैं। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। राइट आंसर करेगा गाइस, उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हम लोगों ने देखा था, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। एज राइट। चलते हैं 60 नंबर प्रश्न की तरफ। 60 नंबर प्रश्न होगा, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग से घिरा है? 60, 71, 77 और 80। तो राइट आंसर है 71, लगभग 3/4 भाग, 3/4। और दोस्तों एक क्वेश्चन और है, उसके पहले मैं बता दूं आपको, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। अब चलेंगे हम लोग आज के लास्ट प्रश्न की तरफ, और कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा शेल्टर, मतलब नेक्स्ट टॉपिक कल का हमारा होगा शेल्टर। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव हम लोग पढ़ेंगे कल। तो चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं? जल चक्र के क्रमों के सोपान की सूची बनाइए। जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। ठीक है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों के विविध सोच का आकलन करने के लिए सही प्रश्न का जो नमूना है वो है ऑप्शन 4। वाष्पीकरण के बारे में पूछ रहा है, तो हमारा राइट आंसर 4 इसलिए हो जाएगा, जल चक्र का आरेख बनाएंगे और उसे नामित करेंगे। ठीक है, कि जल का चक्रण किस तरह से होता है, और ठीक है, और उनके कारण क्या क्या है और किन किन वजहों से जल चक्रण होता है, आप लोग याद रखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, जल चक्र का आरेख बनाएं और इसे नामित करें। इसमें बच्चे विविध सोच को प्रदर्शित करेंगे, सृजनात्मक सोच को प्रदर्शित करेंगे।
अपसारी चिंतन को प्रदर्शित करेंगे। इतने सारे वर्ड आपको मिल जाते हैं, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, ये भी मैं पढ़ाऊँगा साइकोलॉजी में। अब मैं थोड़ा सा मोटा मोटी बता देता हूँ। अपसारी चिंतन क्या होता है? किसी भी प्रश्न का एक उत्तर ना होकर अनेक उत्तरों का होना होता है अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है? किसी भी प्रश्न, कोई भी प्रश्न हम पूछते हैं तो बहुविकल्पी टाइप का होता है, या तो ऑप्शन देते हैं आप, या तो डायरेक्ट बच्चा उत्तर बता देता है, उसका कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। तो इसका उत्तर अभिसारी चिंतन में उत्तर निश्चित होता है, जबकि अपसारी चिंतन में उत्तर निश्चित नहीं होता है। विविध सोच सृजनात्मक सोच को प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर कर दें। और आप बताएं कमेंट करके कि कैसा आपको लगा वीडियो, कमेंट करें, सभी लोग कमेंट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड गुड लक। अपना और अपनों का ख्याल रखें। सर की क्लास होगी 1 बजे पॉलिटी की, और शाम को हिस्ट्री की क्लास होती है, तो हम लोग मिलते हैं फिर शाम को हिस्ट्री की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय।